हेलो बच्चों। तो अब हम डायरेक्ट कैलकुलेटिव पार्ट पर आ जाते हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ वर्किंग कैपिटल होती हैं इफ़ वी नीड टू डिटरमिन वर्किंग कैपिटल। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स के फॉर्मेट पे आते हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले है मिनिमम कैश बैलेंस, कितना हम रखना चाहते हैं कैश फॉर्म में। मैंने बताया था 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक कैश, एक डेटर्स और एक स्टॉक। तो मिनिमम कैश बैलेंस कितना होगा। इन्वेंट्रीज में 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। ये 3 तरह की इन्वेंट्रीज हमारी क्या रहेंगी, इन तीनों को ऐड करके हमने ये लिख दिया। तो ये हमारी फर्स्ट फिगर मिनिमम कैश बैलेंस, इन्वेंट्रीज। फिर रिसीवेबल्स में 2 आइटम्स आते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। हमें ये सारा एस्टिमेशन लगाना है, ये एक्चुअल नहीं है। हमें एस्टिमेशन लगाने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन होती है, हम उसके बेसिस पे एस्टिमेट करते हैं। ये हमारे टोटल रिसीवेबल्स आ गए और इन तीनों को ऐड करके हमें मिल गई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जिसे हम कहते हैं करंट असेट्स। ठीक है, फिर हम आते हैं करंट लायबिलिटीज़ पे। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स होंगे परचेजेस के, यानी कि मटेरियल के लिए, या फिर ओवरहेड्स फॉर वेजेस, या ओवरहेड्स यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहने की बात यह है कि करंट लायबिलिटीज़ आर ऑलवेज टूवर्ड्स या तो क्रेडिटर्स की तरफ होंगी या कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे। हम इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे या लोन्स को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो सारा ना कैश से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हम मिनिमम कैश बैलेंस में वो मैनेज कर लेंगे। आगे हमें करना है कैश मैनेजमेंट। उस कैश मैनेजमेंट में हम लोग ये बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन वगैरह को अलग से कंसिडर करेंगे, पूरी इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट करेंगे तो हम सिर्फ इस वाले हेड को इम्पोर्टेंस देंगे। जब हम इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट करेंगे तो हम सिर्फ इस वाले हेड को इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल करंट लायबिलिटीज़ टुवर्ड्स दीज 3 आइटम्स, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। तो हमारे पास आ गई टोटल करंट लायबिलिटीज़। अब इन दोनों आइटम को, डिफरेंस को हमने कहा एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। और अगर हमें कोई भी सेफ्टी मार्जिन रखने हैं तो उन सेफ्टी मार्जिन्स को भी हम यहाँ कंसिडर करते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं, जिन्हें हम कंटिंजेंसी रिजर्व्स कहते हैं। एक और बात का ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो अगर आपको ये बोला जाए कि टोटल बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन लेना है तो हम डेप्रिसिएशन को भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तभी कंसिडर होगा जब आपको टोटल बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन लेना हो, राइट। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब नेक्स्ट जैसे इस न्यूमेरिकल में हमारे पास आता है, द कॉस्ट शीट ऑफ PQR लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट शीट क्या होती है, एक ऐसी शीट जिसमें कि हम जितने भी कॉस्ट एनालिसिस हैं, कंपोनेंट्स हैं, जितने भी हमारे कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, उसको हम शो करते हैं टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट में क्या है, रॉ मटेरियल 50 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 20 रुपीज़ पर यूनिट, ओवरहेड्स 40 रुपीज़ पर यूनिट, जिसमें कि हमें ये बोला है कि 10 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास हो गई 110, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स मिला के। फिर हमने इसमें प्रॉफिट ऐड किया 20, तो हमारे पास 130 की सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक इज़ 1 मंथ। ये हमें लैग पीरियड दिया हुआ है कि हमें कितना मेंटेन करना है। हमें एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक 1 मंथ के लिए मेंटेन करना है, वर्क इन प्रोग्रेस हाफ मंथ के लिए मेंटेन करना है, सप्लायर हमें 1 मंथ क्रेडिट दे रहा है और हम भी डेटर्स को 1 मंथ क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, एवरेज टाइम लैग मतलब वेजेस को जो हम होल्ड करके रख रहे हैं वो 10 डेज़ का होल्ड करके रख रहे हैं, ओवरहेड्स को हम 30 डेज़ का रख रहे हैं।
25% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब 75% हमारी क्रेडिट पर है जो हमारे डेटर फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो हमें कैश बैलेंस कितना बोला है, 1 लाख, कि इतना मिनिमम कैश बैलेंस रखना है। और फिनिश्ड गुड्स लाई इन द वेयर हाउस फॉर 1 मंथ, ये फिनिश्ड गुड्स का हो गया। तो हमें मिनिमम कैश बैलेंस, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल सबके बारे में दे दिया। हमें बोला 54,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है पूरे साल की। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया कि हमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनके जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ, ऐसे हाफ मंथ, ऐसे मंथ्स में गिवन है। ये डिपेंड करता है कि हमें मंथ्स में गिवन है या सब वीक्स में गिवन है या सब डेज में गिवन है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर मंथ्स में गिवन है तो वो सबसे सेफ मोड होता है, क्योंकि कोई एजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती। हमने 54,000 अपॉन 12 किया एंड इट इज़ 4,500 यूनिट्स पर मंथ। अब देखो, इसमें एक चीज़ मेंशन है कि प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू सिमिलरली। ये वाली जो लाइन है ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। अगर ये मेंशन नहीं भी होती तो इसको हम एक एजम्पशन लेकर ही चलते हैं, और आपको हमेशा अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले एजम्पशंस को लिखना ज़रूरी होता है कि विच एजम्पशंस वी आर टेकिंग ऑफ। ठीक है, एक ये एजम्पशन, अगर मान लो ये सब हमें डेज़ में दिया होता तो हम पूरे साल में 360 डेज़ की एजम्पशन लेके चलते, अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो। अगर हमें वीक्स में दिया होता तो हम 48 वीक्स की एजम्पशन लेके चलते, अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये सब एजम्पशंस हमेशा बिल्कुल स्टार्टिंग में मेंशन कर दो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब हमने ये निकाल लिया कि 4,500 यूनिट्स पर मंथ है। अब हमारे पास ये फॉर्मेट है, हमें इस फॉर्मेट में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फॉर्मेट लर्न कैसे होगा, लर्न करने जैसा इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ है नहीं। करंट एसेट्स के 3 कंपोनेंट्स हैं, उनको लाइन से लिख दो। अगर तुमने रिसीवेबल्स पहले लिख भी दिया, इन्वेंट्रीज बाद में भी लिख दी, तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, तो इस चीज़ के लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। करंट लायबिलिटीज़ में भी कंपोनेंट्स ऊपर नीचे हो जाएं, इसमें भी कुछ बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके कंपोनेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मिनिमम कैश बैलेंस हमें चाहिए 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब हम इन्वेंट्रीज पर अगर आते हैं तो रॉ मटेरियल के लिए हमें बोला 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब 4500 इंटू 1, यानी कि 4500। अब लेकिन रुपीज़ भी तो है, सॉरी, 4500 इंटू 1 मंथ। यूनिट्स हैं, रॉ मटेरियल कितने रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का। तो हमारे पास 4500 इंटू 50, दिस इज़ 225। वर्क इन प्रोग्रेस में 4500 इंटू हाफ मंथ 0.5 एंड इंटू रॉ। वर्क इन प्रोग्रेस में हम क्या लेके चलते हैं कि हमारा मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड, तीनों कंपोनेंट्स की बात आती है। तो इसको हम कैसे लेंगे, देखो 3 कंपोनेंट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल के लिए 4500, हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो तो रहेगा 0.5 ही, और मटेरियल हमारा कितने रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का, ये आ गया। लेबर की अगर हम बात करें तो 4500 हाफ मंथ का है, लेबर हमें 20 रुपीज़ की है, और क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, ये भी एजम्पशन आप स्टार्टिंग में लिखेंगे कि बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द कंप्लीशन रेट, कि हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका कंप्लीशन रेट क्या है। अगर कुछ भी कंप्लीशन रेट नहीं दिया हुआ तो उसे हम 50% ही लेकर चलते हैं। ये हो गया।
तो हमने कहा 4500 यूनिट्स, हाफ मंथ 20 रुपीज़ पर यूनिट एंड 50%, एंड सेम विद 4500 हाफ मंथ, डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करेंगे, इंटू 30 और इंटू 50%। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मटेरियल इज ऑलवेज टेकन, मटेरियल को हमेशा 100% कंप्लीशन रेट पे लेके चलेंगे कि अब मटेरियल की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेबर एंड ओवरहेड्स को हमेशा 50% कंप्लीशन रेट पे लेके चलेंगे, ध्यान रखना। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम कर देते हैं। 4500 इंटू 50 इंटू 0.5, इट इज़ 112,500। दिस इज़ 4500 इंटू 20 इंटू 0.5 इंटू 0.5, दिस इज़ 22,500। then 4500 into 0.5 into 30 into 0.5, this is 33,750। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स की हम करते हैं 4500। फिनिश्ड गुड्स में तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 110। फिनिश्ड गुड्स का वेयर हाउस में 1 मंथ है, तो ये 1, तो 4500 इंटू 110, तो कितनी आ गई? 495। ठीक है, सॉरी 1110 क्यों आएगी? 10 रुपीज़ डेप्रिसिएशन के तो हम हटा देंगे ना। डेप्रिसिएशन हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब का टोटल करके हमारे पास यहाँ आ जाएगा 843,750। ठीक है, ये सारा मटेरियल हमने रॉ मटेरियल भी ले लिया, वर्क इन प्रोग्रेस भी ले लिया, फिनिश गुड्स भी ले लिया, सब ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट डेटर्स 4500। डेटर्स को हमेशा एट कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, डेटर्स आर ऑलवेज टेकन एट कॉस्ट इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डेटर्स को सेल्स वैल्यू पे ले रहे हैं तो बात और है, अदरवाइज अपनी तरफ से 4500 इंटू एट कॉस्ट लेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो डेटर्स आर ऑलवेज टेकन एट कॉस्ट। तो 4500 इंटू 100 इंटू 1 मंथ, और हमने ऊपर देखा था 75% ही क्रेडिट पर था, तो इसका 75%। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 337,500। अब हमारे पास टोटल वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जिसे हम कहेंगे, वो कितनी आ जाएगी? इन तीनों का टोटल, दिस इज 1281,250। अब हम आते हैं परचेजेस, लायबिलिटीज़ पर। लायबिलिटीज़ में 4500 इंटू परचेजेस हैं रॉ मटेरियल की इंटू 50, कुछ नहीं करना, और 1 मंथ ही था इसका भी, हमने ऊपर देखा ही था, ये रहा। एवरेज टाइम लैग इन वेजेस 10 मंथ्स, ओवरहेड्स 30 डेज, ये डेज में है 30 डेज एंड 10 डेज, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास 1 मंथ ही था, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 225। वेजेस में 4500 इंटू 20, और वेजेस हमारे पास कितना है? 10 डेज, तो इंटू 1/3। ठीक है, दिस इज 30,000। ओवरहेड्स पे आ जाते हैं 4500 इंटू 30, ओवरहेड्स तो पूरे 1 उसके ही थे, 1 मंथ के ही थे, ये हमारे पास आ गया 135। तो टोटल करंट लायबिलिटीज़ कितनी आ गई? इन तीनों का सम
देखो प्रैक्टिस करने से 2-3, ये इतना इजी टॉपिक है कि आप 2-3 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका आराम से हो जाएगा. एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स दिस माइनस दिस 891 250. हमें सेफ्टी मार्जिन कुछ नहीं दिए हुए, इसीलिए इसी को हम नेट वर्किंग कैपिटल बोल देंगे. और ये हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स का कोई यूज़ नहीं है. ठीक है, यही हमारा मेजर कंपोनेंट हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हम एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स निकालेंगे. जो भी एजम्पशंस हो पहले ज़रूर मेंशन कर देना. बहुत ही इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन और कर लोगे तो तुम्हें ये टॉपिक एकदम से बढ़िया कंफर्म हो जाएगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए. मेरा मेल आईडी, मेरा पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो आप आराम से मुझे मैसेज कीजिए. एंड कोई भी डाउट्स होते हैं, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चेक करवाना है, एनीथिंग. So all the best to all of you, and like, share, subscribe the channel.